नमस्कार सभी विद्यार्थियों का एसएस अचीवर्स यूट्यूब चैनल पर स्वागत। पहली बार एसएस अचीवर्स आपके लिए प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करने वाले सभी विद्यार्थियों के लिए निशुल्क टेस्ट सीरीज बोलो या फिर अपने अपने आप की जांच प्रक्रिया स्व आकलन की एक क्वेश्चनों की सीरीज आपके सामने प्रस्तुत करने जा रहा है। इसमें हिंदी, जीके, मेंटल एबिलिटी और शिक्षण अभिरुचि अभी जो 30 जून को पेपर होने वाला है बीएसटीसी का, उसके लिए सबसे शानदार सभी प्रश्नों का एक समावेश आपको यूट्यूब चैनल पे मिलेगा हमारे एसएस अचीवर्स पर। आप इन्हीं प्रतियोगी परीक्षाओं की जो भी तैयारी कर रहे हो, इन्हीं प्रश्नों में से लगभग 200 प्रश्नों का जो सीरीज आएगी, लगभग 200 में से 200 क्वेश्चन हमारी इस टेस्ट सीरीज से बैठेंगे। ऐसी टेस्ट सीरीज जो हमारे यहाँ से तैयार की गई है, आप अपने आप का आकलन करें, जांच करें कि आपने कैसे तैयारी की है, या फिर अगर आप इन्हीं प्रश्नों को बार बार भी रिवाइज करें तो लगभग सभी प्रश्न यहीं से बैठेंगे। शुरुआत करते हैं सबसे पहले राजस्थान में चौहान वंश का इतिहास। मैं पहला प्रश्न लेता हूँ, आप देखना। चौहान राजवंश के संस्थापक शासक कौन थे? सबसे पहले आपके सामने प्रस्तुत हुआ पहला प्रश्न, चौहान राजवंश के संस्थापक शासक। इसमें 4 ऑप्शन है: पृथ्वीराज तृतीय, सोमेश्वर चौहान, अर्णोराज चौहान और वासुदेव चौहान। अब विद्यार्थी जब भी तैयारी करता है तो शुरुआत से करता है, जीरो से करता है। सबसे पहले आया है संस्थापक पूछा है, चौहान वंश का संस्थापक पूछा है। अब चौहानों में अलग अलग शाखाएं थी राजस्थान की। सांबर के चौहान थे, रणथंभौर के चौहान थे, जालोर के चौहान थे, अजमेर के चौहान थे, पर इन्होंने किसी जगह का नाम नहीं लिया। सीधा ऐसे पूछा कि चौहान वंश का संस्थापक शासक कौन है? पृथ्वीराज तृतीय। अगर आपने इतिहास पढ़ा हो अजमेर का इतिहास, तो पृथ्वीराज तृतीय जो था वो अजमेर का राजा था। और हमको इस बात की जानकारी है, अजमेर में चौहान वंश सांबर के बाद आया था। अब हमको अजमेर का चौहान पूछा नहीं, पृथ्वीराज चौहान होगा नहीं। सोमेश्वर चौहान पृथ्वीराज के पिताजी थे, और पृथ्वीराज के पिताजी थे ये भी अजमेर से संबंधित है। अर्णोराज चौहान, अर्णोराज चौहान भी अजमेर से अपन जानते हैं। और वासुदेव चौहान, सबसे पहले जब चौहानों की बात करते हैं, शुरुआत में एक लाइन आती है कि वासुदेव चौहान ने सांबर झील के आसपास, सांबर जो जगह है जयपुर में पड़ती है, सांबर झील के आसपास चौहान वंश की स्थापना की थी। और उस जगह को हम बोलते थे सपातलक्ष। सबसे पहले चौहान वंश आया था सपातलक्ष क्षेत्र, और सपातलक्ष क्षेत्र पड़ता था सांबर में। चौहान वंश के संस्थापक शासक कौन हुए फिर? वासुदेव चौहान। तो पहले प्रश्न का आंसर था वासुदेव चौहान। हम देखेंगे अगला क्वेश्चन। अजमेर नगर की स्थापना के पहले, यानी अजमेर से पहले, अजमेर के चौहानों की राजधानी कौन सी थी? जब चौहान अजमेर नहीं आए थे, अजमेर पहली बार चौहान आए थे अजयराज के समय। अजयराज ने अपनी स्थापना अजमेर कर दी थी। लेकिन अजमेर जब स्थापना नहीं हुई थी, जब अजमेर की स्थापना नहीं हुई, उससे पहले अजमेर के चौहानों की राजधानी कौन सी थी? ऑप्शन में है सांबर, नाडोल, जालोर और रणथंभौर। इसके पहले वाले प्रश्न में इस बात की जानकारी आपने देखी थी कि वासुदेव चौहान ने चौहान वंश की राजधानी या फिर चौहान वंश की स्थापना जो की थी वो सपातलक्ष क्षेत्र यानी सांबर झील के आसपास की थी। और अजमेर के जो चौहान थे वो सांबर से ही आए थे। इसका मतलब प्रश्न को जो अगर जानकारी से पढ़ो आप कि अजमेर के चौहानों की राजधानी कौन सी थी अजमेर नगर की स्थापना के पहले, तो अजमेर की स्थापना जब नहीं हुई उससे पहले अजमेर के चौहान कहाँ रहते थे? तो सांबर। इसका आंसर होगा सांबर। नाडोल में भी चौहान थे, जालोर में भी चौहान थे, रणथंभौर में भी चौहान थे। लेकिन प्रश्न की जो भाषा है, अजमेर की स्थापना के पहले चौहान कहाँ रहते थे? तो फिर हमारा आंसर होगा सांबर। अगला क्वेश्चन लेता हूं। राजस्थान के प्राचीन शहर शाकंभरी, शाकंभरी वही सांबर झील के आसपास का जो क्षेत्र था, सपातलक्ष क्षेत्र, अब जिसको अपन आज सांबर बोलते हैं, वो 7वीं शताब्दी में यहाँ पर खालिस्तान छोड़ दिया है। उस राजा का नाम पूछा है, नामक चौहान राजा ने बसाया था। इस शाकंभरी या सांबर की स्थापना किस राजा ने की थी? हम लगातार प्रश्नों को देखते हुए आ रहे हैं, तो हमको पता चलेगा क्या वासुदेव चौहान था? आपको पढ़ते ही पता चल रहा है। सामंत देव था, या सोमेश्वर था, या विग्रहराज था? राजस्थान का जो सबसे पुराना शहर था, राजस्थान में सबसे पहले
चौहान कहाँ आए थे? तो हम जब चौहानों का इतिहास पढ़ते हैं 7वीं शताब्दी के आसपास, चौहान राजस्थान में आए थे सांबर झील के आसपास, और सांबर झील के आसपास आए थे, उस समय राजा था। सांबर झील के आसपास किसने स्थापना की थी चौहानों की? तो वासुदेव चौहान ने। राजस्थान के प्राचीन शहर शाकंभरी जिसको सांबर बोलते हैं, उसकी स्थापना में किस राजा का योगदान था? तो वासुदेव। वासुदेव को बोलते हैं चौहानों का संस्थापक, चौहानों का फर्स्ट पुरुष, प्रथम पुरुष, चौहानों का आदि पुरुष। चौहान वंश का संस्थापक पूछे, चौहानों का आदि पुरुष पूछे, चौहानों का मूल पुरुष पूछे, या फिर चौहान वंश का संस्थापक राजा कौन था? तो वासुदेव। वासुदेव के बारे में प्रश्न आता ही है अक्सर एग्जाम में, क्योंकि वासुदेव चौहान वंश का पहला राजा था। नेक्स्ट प्रश्न, चौहान शासकों की प्रारंभिक राजधानी कौन सी थी? अजमेर, रणथंबोर, अहिछत्रपुर, दिल्ली। अहिछत्रपुर जिसको नागौर के नाम से जाना जाता है, रणथंबोर, सवाई माधोपुर, दिल्ली और अजमेर, 4 ऑप्शन दिए। चौहान वंश की प्रारंभिक राजधानी कौन सी थी? अभी अभी आपने पिछले प्रश्न में पढ़ा था, चौहान वंश सबसे पहले आया था सांबर, कि वासुदेव चौहान ने सांबर के आसपास जो जगह थी उसको बोलते सपादलक्ष्य क्षेत्र, वहां पर चौहानों की स्थापना की थी। वहां चौहान सबसे पहले आए थे, और ये जानकारी हमको मिलती बिजोलिया शिलालेख। बिजोलिया शिलालेख में लिखा हुआ है कि सबसे पहले वासुदेव चौहान सांबर झील के आसपास चौहान वंश की स्थापना करता है, जिसको अपन सपादलक्ष्य क्षेत्र कहते हैं। लेकिन सांबर झील के आसपास स्थापना करने के बाद वो राजधानी कहाँ बनाता है? वो राजधानी सीधी बनाता है अहिछत्रपुर नागौर। चौहानों की पहली राजधानी कौन सी थी? तो अहिछत्रपुर नागौर। हम जब पढ़ते हैं इतिहास में, आपने पढ़ा होगा, अहिछत्रपुर नागौर को राजधानी बनाते हैं। सपादलक्ष्य के बाद चौहान अजमेर चले जाते हैं। अजमेर में जब पृथ्वीराज अंतिम राजा होता है मोहम्मद गोरी, जब इसको पृथ्वीराज को बंदी बना के गजनी लेके जाता है, उसका जो पुत्र होता है पृथ्वीराज का, वो सीधा रणथंबोर चला जाता है। रणथंबोर में चौहानों की स्थापना होती है। तो आपको जो प्रश्न पूछा है चौहान वंश की पहली राजधानी कौन सी है, बिजोलिया शिलालेख के अनुसार चौहानों की पहली राजधानी कौन सी आएगी? तो अहिछत्रपुर। और अहिछत्रपुर कहाँ पड़ेगी? नागौर में। बहुत ही आंसर सरल था, आप उत्तर इसका दे सकते हो, खाली एक लाइन का याद करना था। किसको चौहानों का मूल स्थान माना जाता है? मूल का मतलब पहला स्थान, प्रारंभिक स्थान। चौहानों का मूल राजा कौन था? तो वासुदेव। और वासुदेव ने चौहान वंश की स्थापना कहाँ की थी? सांबर झील के आसपास। अब इसमें अजमेर की जिक्र हो रहा, दिल्ली, सपादलक्ष्य और अहिछत्रपुर। अहिछत्रपुर तो अभी पिछले प्रश्न में आपने पढ़ा था, अहिछत्रपुर क्या थी? चौहानों की राजधानी थी। चौहान वंश की पहली कैपिटल कौन सी थी? प्रथम राजधानी कौन सी थी? तो अहिछत्रपुर। किसको चौहानों का मूल स्थान माना गया? मूल का मतलब पहला स्थान। पहला स्थान बिजोलिया शिलालेख में लिखा है, सांबर झील के आसपास स्थापना की, और उस क्षेत्र को क्या बोला गया था? सपादलक्ष्य क्षेत्र। तो चौहानों की पहली राजधानी सपादलक्ष्य क्षेत्र। जिसने तैयारी की है, जीके पढ़ रखा है, बहुत ही इजी से क्वेश्चन आ रहे हैं, आप उत्तर दे सकते हो। अगला क्वेश्चन, अजमेर के चौहानों को फिर ब्रेक के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ पर रिक्त स्थान दिया कि अजमेर के चौहानों को किस नाम से जाना जाता है? अजमेर के चौहानों को किस नाम से जाना जाता है? जालोर के चौहान, रणथंबोर के चौहान, सपादलक्ष्य के चौहान, या नाड़ोल के चौहान? कहने का मतलब ये हुआ कि अजमेर के चौहान आए कहाँ से? कोई भी व्यक्ति जहाँ से आता है उसका नाम वहीं से पड़ जाता है। जिस गांव से व्यक्ति आता है उसका नाम उस गांव का पड़ जाता है। कि अजमेर के चौहानों को किस नाम से जानते हैं? अजमेर के चौहान आए कहाँ से थे? अजमेर के चौहान आए थे, सबसे पहले सपादलक्ष्य क्षेत्र में चौहान रहे थे। उसके बाद में अजयराज नामक एक राजा हुआ, और अजयराज ने अपनी राजधानी सीधी अजमेर बना दी। तो अजमेर के चौहान आए कहाँ से थे? सांबर से आए थे, और सांबर को क्या बोलते थे? हम सपादलक्ष्य बोलते हैं। तो अजमेर के चौहानों का दूसरा नाम क्या था? सपादलक्ष्य के चौहान। ये बहुत ही अच्छा प्रश्न है। जो छोटे लेवल का एग्जाम होता है BSTC का, जिसमें बच्चों को पूर्ण ज्ञान नहीं होता है, 12वीं के बाद ही तैयारी करके सीधे आ जाते हैं, वो ये प्रश्न एकदम नहीं कर पाते जब उस चीज़ को अपना पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होता टॉपिक का। तो जो सेकंड ग्रेड वाले बच्चे होते हैं, रीट वाले बच्चे होते हैं, उन्होंने 2-2 3-3 बार जीके पढ़ रखा होता है, उनको एक अनुमान भी लग जाता है। लेकिन जो STC वाले प्रश्न, जो छोटे जो तैयारी करने वाले बच्चे हैं, पहली बार तैयारी करते हैं, बहुत से प्रश्न रटते हैं, कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं करते हैं, तो फिर उनको उत्तर नहीं आता है। अच्छा सा प्रश्न था, बहुत से बच्चों के गलत भी हो सकता है। बहुत ही अच्छे-अच्छे प्रश्न
हमारी टीम के द्वारा तैयार कर रखे हैं। सब्जेक्ट वाइज क्वेश्चन आएंगे, हर पेपर के प्रश्न आपकी परीक्षा में मिलेंगे। अगर मैं चौहानों का इतिहास के जो भी प्रश्न करा रहा हूँ, मैं ये मानता हूँ एक भी क्वेश्चन आपके पेपर में अलग नहीं आएगा। लास्ट दिन जब क्वेश्चन आपके आएंगे बीएसटीसी के पेपर में, वो पेपर में आपको जब सोल्व कराऊंगा, मैं बोलूंगा देखो ये क्वेश्चन भी मैंने करवाया, ये भी करवाया। मेंटल में भी कराऊंगा, हिंदी में भी कराऊंगा, सेक्शन में भी कराऊंगा और जीके में भी कराऊंगा। अगला क्वेश्चन लेता हूँ मैं। देखो बहुत अच्छा प्रश्न है कि चंदन राज की रानी, चंदन राज की वाइफ, चंदन राज की पत्नी, जिसका नाम था रुद्राणी, इसी रुद्राणी का एक और नाम था आत्मप्रभा। चंदन राज की पत्नी रुद्राणी या आत्मप्रभा जो पुष्कर में, पुष्कर मतलब पुष्कर झील, पुष्कर झील में प्रतिदिन 1000 दीपक जलाकर भगवान महादेव की उपासना करती थी, किस वंश से संबंधित थी? ये जो चंदन राज था और उसकी पत्नी रुद्राणी थी, कि रुद्राणी प्रतिदिन पुष्कर झील के किनारे 1000 दीपक जलाती थी, भगवान महादेव जी भोलेनाथ की पूजा अर्चना करती थी। और रुद्राणी या आत्मप्रभा कौन से वंश की ये कौन से वंश से संबंधित थी? आबू का परमार, जयपुर के कछवा, गुजरात के सोलंकी या शाकंभरी के चौहान। 4 ऑप्शन आपके पास है। आप इस बात का देखो, चंदन राज की रानी रुद्राणी पुष्कर में दीपक जलाती थी, और पुष्कर में, पुष्कर का मतलब पुष्कर जगह पड़ती है अजमेर में, और पुष्कर में कौन सा वंश था, अजमेर में कौन सा वंश था? स्पष्ट है चौहान वंश था। और चौहान अजमेर, यहाँ पर ऑप्शन तो दिया ही नहीं कि अजमेर के चौहान, बाकी ये ऑप्शन हो जाता कि चंदन राज की पत्नी रुद्राणी कौन से वंश की थी, तो उत्तर आ जाता अजमेर के चौहान पर। अजमेर के चौहान तो है ही नहीं। तो फिर हमको पता है भाई अजमेर के चौहान कहाँ से आए थे? शाकंभरी से आए थे। शाकंभरी का मतलब वही सपाटलक्ष क्षेत्र। सपाटलक्ष बोलो, सांबर बोलो या शाकंभरी बोलो, तीनों बातें एक ही है। चंदन राज की पत्नी रुद्राणी आत्मप्रभा शाकंभरी के चौहान वंश से संबंधित थी, अजमेर की थी वो। अजमेर के वंश, जो चौहान वंश था वो कहाँ से आया था? सांबर से। सांबर, शाकंभरी, सपाटलक्ष एक ही बात है, उत्तर आएगा शाकंभरी के चौहान। नेक्स्ट प्रश्न, अजमेर का संस्थापक कौन था? देखो शुरुआत की क्वेश्चन आया कि वासुदेव, गुबूक, अजयराज, अर्णोराज। अब प्रश्न पूछे और बहुत से व्यक्ति क्या करते हैं, बहुत उतावले होते हैं, बहुत जल्दबाजी में उत्तर उनको लग जाता है, यार बहुत सरल प्रश्न है, पढ़ा रखा है, और उत्तर कर लेते हैं वासुदेव। और फिर बाद में जब उत्तर भर जाए या फिर परीक्षा के बाद बाहर निकले, तब उनको आता है अरे यार ये गलती कर दी। क्या पूछा था कि चौहानों का संस्थापक पूछते थे, हम उत्तर भर देते वासुदेव। क्या यहाँ पर ऐसा लिखा क्या कि चौहानों का संस्थापक कौन था? अगर इसी प्रश्न में अगर आपको पूछ लेते कि चौहानों का संस्थापक कौन था, तो आप उत्तर भरते वासुदेव चौहान। सांबर के चौहानों का संस्थापक कौन था, तो भी उत्तर भरते वासुदेव चौहान। सपाटलक्ष के चौहानों का संस्थापक कौन था, तो भी वासुदेव चौहान। शाकंभरी के चौहानों का संस्थापक कौन था, तो भी वासुदेव चौहान। लेकिन प्रश्न बहुत उल्टी तरीके से पूछा हुआ है, गलती कर सकते हैं विद्यार्थी, पर हमको पता है हम गलती नहीं करेंगे। हम पढ़ करके ये क्वेश्चन सोल्व करें। मैं आपको जो भी क्वेश्चन सोल्व कराऊं, जैसे आपके सामने आ रहा है, आप उस चीज, उस टॉपिक को एक बार पढ़ें, पढ़ने के बाद सामने प्रस्तुत हो। हमको रटने नहीं है, हमको कितना ज्ञान है फिर हम उसको देखें। जो भी सब्जेक्ट आपके सामने आ रही है, आप उसको पहले से पढ़ें और फिर क्वेश्चन दें। अब अगर आपका उत्तर आएगा अजमेर का संस्थापक कौन था, कि अजमेर में पहला राजा कौन आया था, अजमेर की स्थापना किस राजा ने की थी, तो अजयराज। तो अजमेर के चौहानों का संस्थापक होगा अजयराज। अजयराज के बाद में फिर अर्णोराज आएगा। वासुदेव तो चौहानों का संस्थापक था। हमको क्वेश्चन पूछा है अजमेर का संस्थापक कौन था, सीधा सा उत्तर है अजयराज। अगला क्वेश्चन है, श्री अजयपाल चौहान संस्थापक थे। अजयपाल बोलो या अजयराज बोलो? अजयराज चौहान। अजयराज चौहान कहाँ के संस्थापक राजा थे? अजयराज चौहान जिन्होंने किसकी स्थापना की थी? कि अजयराज चौहान ने क्या अलवर की, भरतपुर की, अजमेर की, चित्तौड़गढ़ की? अब हम इसको पढ़ते हैं, अजयराज चौहान। पर अलवर में चौहान नहीं थे, भरतपुर में भी जाट राजा थे, चित्तौड़गढ़ में सिसोदिया थे, रावल वंश था, गुहिल वंश था। इसका मतलब यहाँ गुहिल वंश था, चौहान की बात नहीं करनी, भरतपुर में नहीं, अलवर में नहीं। तो अजयपाल ने कहाँ की स्थापना की? कर और किसी ने नहीं भी पढ़ा हो तो भी उसको पता चल सकता अजयपाल कहाँ का राजा था, तो अजमेर का। अजयराज चौहान ने अजमेर कौन से सन में बसाया था? तो 1113 में बसाया।
अजयराज सीधा अजमेर आ जाता है। शाकंभरी के चौहान अजमेर आ जाते हैं। 1113 में अजमेर की स्थापना हुई। किसने की थी? तो अजयराज। शब्दों का फर्क है, अजयराज नहीं लिख करके प्रश्न में लिखा अजयपाल, तो प्रश्न कंफ्यूज नहीं है, सीधा सीधा उत्तर है अजयपाल चौहान मतलब अजयराज। 1113 में कौन सा वंश स्थापित किया? अजमेर। अगला क्वेश्चन, अजमेर का पहला चौहान शासक जिसने अपने नाम पर सिक्के जारी किए, ऐसा कौन सा राजा था जिसने अजमेर में सिक्के जारी किए? ऑप्शन अजयराज, अरण्यराज, विग्रहराज, पृथ्वीराज। अजयराज जो राजा था अजमेर का जिसने 1113 में अजमेर बसाया, इस अजयराज ने अजमेर में बहुत अच्छे काम किए। पहला काम इस अजयराज ने, अगर आपको पढ़ा है और ध्यान है, तो इसी ने अजमेर में एक किला बनाया जिसका नाम था अजय मेरू दुर्ग। ये अजय मेरू दुर्ग किसने बनाया? तो अजयराज ने बनाया। कहां पर बनाया? तो अजमेर में। अजयराज बहुत अच्छा राजा था। अजयराज ने अजमेर में किला बनाया, अजयराज ने अजमेर बसाया। इस अजय मेरू दुर्ग को हम राजस्थान में अभी वर्तमान में बोलते हैं तारागढ़ का किला। ये जो तारागढ़ का किला है जो अजमेर में है, वो अजयराज ने बनाया था, लेकिन उसका नाम पहले अजय मेरू था। इसका नाम फिर तारागढ़ कैसे पड़ा? कि मेवाड़ का एक राजा था पृथ्वीराज सिसोदिया। कहते हैं कि पृथ्वीराज सिसोदिया एक बार इस किले को घूमने गया था। पृथ्वीराज सिसोदिया की पत्नी का नाम था ताराबाई। कहते हैं कि ताराबाई ने कहा मैं भी साथ में आऊं। पृथ्वीराज ने मना किया, भाई ताराबाई तू कहाँ आएगी अजमेर घूमने? ताराबाई जिद करती है कि नहीं मैं आऊंगी। पृथ्वीराज मना करता है, ताराबाई पीछे पीछे जाती है, पृथ्वीराज आगे आगे जाता है। कहते हैं कि विवाद हुआ किसी कारण से। पृथ्वीराज कहता मैं तेरे को नहीं दिखाऊं, ताराबाई कहती मैं देखने आऊं। और ताराबाई वहां जाती है, पृथ्वीराज जाता है। कहानी बोले, मनगढ़ंत बातें बोले, या फिर लोगों के द्वारा की वदंतियां बोले। कैसे कहते हैं कि पृथ्वीराज घोड़े पे बैठ के गया, ताराबाई भी घोड़े पे बैठ के गई। उसको तारागढ़ का किला दे, ये जो अजय मेरू दुर्ग देखना था, पृथ्वीराज को देखना था। ताराबाई के मैं भी आऊं। जैसे अजमेर की धरती पर पृथ्वीराज पहुंचता है, ताराबाई पीछे पीछे। पृथ्वीराज को पता है कि ताराबाई आएगी, आज जिद कर रही है, नहीं मान रही है। पृथ्वीराज कहता है कि ताराबाई अभी भी रुक जा, नहीं माने तो। लेकिन पृथ्वीराज आगे जाता है, ताराबाई पीछे पीछे आती। अंत में जैसे अजमेर की धरती आ जाती है, कहते हैं कि अजमेर में कुछ घाटियां थी। पृथ्वीराज ने सोचा कि भाई मैं उतर ही जाता हूँ इस घाटियों में। वो जो घाटी थी वहां पर पृथ्वीराज उतर जाता है घोड़े से और दौड़ता है आगे आगे। अब ऐसी बातें अपन सोचते हैं तो कि कैसे दौड़ता होगा एक राजकुमार? पर दौड़ सकता है, क्योंकि हमने ये भी पढ़ा है इतिहास में कि पृथ्वीराज बहुत तेज दौड़ता था। ये मेवाड़ का राजा पृथ्वीराज तो दौड़ने में बहुत तेज था, इसलिए उड़ना राजकुमार कहते हैं। कभी प्रश्न आएगा आपके, मेवाड़ या फिर राजस्थान में किस राजा को उड़ना राजकुमार कहते हैं? पृथ्वीराज सिसोदिया को बोलते हैं। बहुत तेज दौड़ता था, या दौड़ने में तेज धावक था। तेज दौड़ने वाले व्यक्ति को बोलते धावक। बहुत स्पीड से दौड़ता था। कहते हैं कि अजमेर की धरती आई, पृथ्वीराज सिसोदिया बहुत तेज दौड़ने लगा। पर ताराबाई भी कहाँ कम थी, ताराबाई पीछे पीछे दौड़े, पृथ्वीराज आगे आगे दौड़े। ताराबाई के पांव में घुंघरू थे, पैजब थे, पायल थे। पायल बजते हैं, पैजब बजते हैं, और ताराबाई पीछे पीछे दौड़ती है। पृथ्वीराज सोचता है कि ताराबाई को आज दिखाना ही नहीं, जीत कर रही है, इसको अजय मेरू दुर्ग नहीं दिखाना है। पर वो घाटियों में पैजब बज रहे हैं, पृथ्वीराज आगे आगे जा रहा है। और पृथ्वीराज जहां घाटियां जैसी खत्म हुई, बहुत पेड़ थे, उस पेड़ की छाया में एक झुंड की पहाड़ी के नीचे, मतलब वो कहते हैं वो पेड़ के नीचे एक छोटी सी झाड़ी थी, झाड़ी के पीछे बैठ गया। पृथ्वीराज ने सोचा ताराबाई को दौड़ने दो पीछे पीछे। जैसे ताराबाई पास में आई, पृथ्वीराज ने देखा, अरे ताराबाई तू तो पास में आ गई। कि ताराबाई यार तू पास में आ गई, तेरा पैजब बज नहीं रहे पाँव में। ताराबाई ने जैसे पाँव में देखा, ताराबाई को लगा यार पैजब तो खुल गया। और पैजब खुल गया तो गया कहाँ? पृथ्वीराज और ताराबाई दोनों ढूंढते ढूंढते आते हैं, देखा पैजब एक जगह गिरा। पैजब को देसी भाषा में घुघरा भी बोलते, घुघरे वाले पैजब थे, घुघरे बज रहे थे। जहां पर वो घुघरा गिरा उसको बोलते घुघरा घाटी। आज राजस्थान में घुघरा घाटी के नाम से जो जगह है वो अजमेर में है। कहते हैं कि घुघरा घाटी व ताराबाई का घुघरा गिरा था, इसलिए घुघरा घाटी बन गई।
ये जो गुगरा घाटी है अजमेर में, वहां पर आज राजस्थान लोक सेवा आयोग का कार्यालय है हमारा गुगरा घाटी में। आरपीएससी की ऑफिस है। आरपीएससी राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन, राजस्थान लोक सेवा आयोग का कार्यालय हमारा गुगरा घाटी अजमेर में। पृथ्वीराज ने कहा तारा भाई तू भी क्यों यहाँ तक परेशान हुई, चल तू आएगी तो घूमने जाते हैं। और अजय मेरू का किला जो था, अजय मेरू दुर्ग, तारा भाई और पृथ्वीराज ने देखा। और पृथ्वीराज ने कहा कि तूने अगर इतनी कोशिश की है इस किले को देखने के लिए, मैं इस किले का नाम बदल देता हूँ। और पृथ्वीराज, मेवाड़ के पृथ्वीराज सिसोदिया ने इसी अजय मेरू किले का नाम क्या बदल के रख दिया, तारागढ़ का किला। तो तारागढ़ का किला मेवाड़ के पृथ्वीराज सिसोदिया ने रखा था। इसको हम उड़ना राजकुमार कहते हैं। हम तो बात कर रहे हैं किसने सिक्के जारी किए, लेकिन बात यह आई थी कि अजय राज चौहान बहुत अच्छा राजा था, अजमेर बसाया, अजय मेरू दुर्ग बनाया। इसी अजय मेरू दुर्ग को तारागढ़ का किला बोलते हैं। जब हम पढ़ेंगे इसी अजय मेरू दुर्ग, इसी तारागढ़ के किले को अरावली का अरमान बोलते हैं। बहुत शानदार किला अरावली को नाज है इस किले पर। हीरो ऑफ अरावली, अरावली का हीरो कौन है, तारागढ़ का किला। सबसे ज्यादा स्थानीय आक्रमण इसी किले पर हुआ। ये राजस्थान का नाक है, राजस्थान का हृदय है, दिल है। अजमेर हमेशा राजस्थान का केंद्र बिंदु रहा है। सब तरफ से देखा जाए तो अजमेर बीच में आता था। तो कोई भी स्थानीय आक्रमण होते थे सबसे ज्यादा इसी किले पर हुए। हमारे इतिहास में एक रानी पढ़ेंगे हम, मालदेव की रूटी रानी, जिसका नाम था उम्मादेव, वो इसी किले में रूट कर रही थी। ये तारागढ़ का किला हमारे स्थानीय लोगों के लिए केंद्र बिंदु था, स्थानीय लोगों का नाक था, इसलिए सबसे ज्यादा आक्रमण इसी किले पर हुए। इसी किले का नाम बदल के गढ़ बिटली दुर्ग रखा था। इसी किले को राजस्थान का जिब्राल्टर बोलते हैं। इसी किले को राजपूतानी की कुंजी बोलते हैं। अर्नवराज, अजय राज ने जो किला बनाया था उस किले का नाम तो बदल गया। फिर अजय राज ने कहा क्या करूं क्या करूं, कोई ऐसा काम करूं ताकि मेरा नाम बहुत अच्छा चले। अजय राज ने फिर अपने नाम से सिक्के जारी किए। राजस्थान में कौन सा राजा था, या अजमेर का कौन सा चौहान राजा था जिसने अपने नाम से सिक्के जारी किए, कौन था भाई, अजय राज। और इन सिक्कों को जारी तो किया, अपने नाम से किया, लेकिन प्रश्न आता है खुद के नाम से भी नहीं किया। इसने अपनी पत्नी के नाम से भी सिक्के जारी किए थे, और पत्नी थी जिसका नाम था सोमल देवी। अजय राज ने अपनी पत्नी सोमल देवी के नाम से सिक्के भी जारी किए और उसके ऊपर लिखवाया था पीछे सोमलेखा सिक्का। अजय राज ने अपनी पत्नी के नाम से भी सिक्के जारी किए थे, सोने के सिक्के, और नाम लिखवाया था सोमलेखा सिक्का। तो प्रश्न आ जाए भी अजमेर का कौन सा राजा था जिसने अपने नाम पर सिक्के जारी किए, तो आंसर क्या होगा, अजय राज। अगला क्वेश्चन, अजमेर के किस चौहान शासक ने शासक बनने के लिए अपने पिता की हत्या की थी। अजमेर का एक ऐसा राजा जिसने अपने पिता को मार दिया। अर्नोराज, सी में विग्रहराज चतुर्थ, सी में पृथ्वीराज प्रथम, पृथ्वीराज फर्स्ट, या जगदेव, या इसको ऐसे बोलते हैं जगदेव। इन चारों में से कौन सा राजा था जिसने अपने पिता को मार करके गद्दी प्राप्त की थी। और जो पिता को मारता है उसको बोलते पितृहंता। हम बात करते हैं अगर इस अर्नोराज की। अर्नोराज बहुत प्रसिद्ध राजा हुआ अजमेर का। इसने आना सागर झील बनवाई थी अजमेर में। आना सागर झील बनाने वाला राजा अर्नोराज। अच्छा काम करना है अगर कोई व्यक्ति, क्या अगर अर्नोराज की बात करूं तो अर्नोराज का बेटा क्या इसको मारेगा क्या, इसके अगर कार्य देखे तो आना सागर झील बनाई। क्यों बनाई आना सागर झील, किसने अजमेर में तुर्कों को मारा था। तुर्कों को मारा, तुर्कों को मारा तो वो धरती हो गई खराब। अजमेर की धरती पे लाशें लाशें, धरती बदबू से सड़ गई। मतलब ऐसे कहते हैं कि पूरी धरती पर बास मारे लाशें। तुर्की लोगों को मार करके अर्नोराज के सामने लोग प्रस्तुत हुए कि अरे अर्नोराज आपने तुर्कों को मार तो दिया, अच्छा काम किया, पर इन लाशों को तो धो, यहाँ से अजमेर की खूनी धरती को साफ तो करो। अर्नोराज ने कहा क्यों नहीं, और मैं उसने एक झील बना दी। आना सागर झील तुर्कों को मारने के बाद अजमेर की धरती को साफ करने के लिए बनाई गई। आना सागर झील चंद्रा नदी पर बनाई गई। अच्छा काम किया इसने। इसी आना सागर झील के किनारे कभी घूमने जाओ तो यहाँ पर एक बगीचा है। उस बगीचे को बोलते हैं दौलत बाग। पहले जब बना तब दौलत बाग था, और प्राचीन समय में बाग ही बोलते थे, बगीचा ही बोलते थे। उस बगीचे को बनाने वाला था जहांगीर। दौलत बाग किसने बनाया, कभी पूछे आपको किसी प्रश्न में, जहांगीर। आना सागर झील के किनारे जो दौलत बाग है वो बनाया जहांगीर ने। उस दौलत बाग का नाम चेंज हो गया। आज कोई भी बाग है उसको बोलते हैं पार्क, बगीचा। आज वर्तमान में इसको बोलते हैं सुभाष उद्यान।
दौलत बाग का दूसरा नाम क्या होता है? सुभाष उद्यान। इसी आना सागर झील के किनारे इधर अगर आप घूमने जाओगे तो आपको दिखेगी 12 दरिया। आना सागर झील के किनारे 12 दरिया की संख्या कितनी है पूछे कभी आपको? 5 है। और किसने बनाई? तो शाहजहां ने। इसका मतलब जिस आदमी ने झील बनाई, क्या उसका बेटा उसको कभी मार सकता है क्या? आना सागर झील बनाने वाला अर्नोराज चंद्रा नदी की पानी को रोककर बनाया। अजमेर में तुर्क आक्रमण कर रहे थे, इसने तुर्कों को मारा। खतरनाक राजा अजमेर का। चंद्रा नदी पर झील बनाई। इस झील के किनारे पांच पांच तो 12 दरिया है जो शाहजहां ने बनाई। जागीर ने दौलत बाग बनाया जिसको सुभाष उद्यान बोलते हैं। तो फिर हम अगर देखें, क्या अर्नोराज ने और भी कोई काम किया क्या? अर्नोराज धार्मिक राजा भी था। अर्नोराज ने पुष्कर में एक मंदिर बनाया जिसका नाम था आदि वराह मंदिर। आदि वराह मंदिर भी किसने बनाया? तो अर्नोराज ने। लेकिन फिर भी ये कंडीशन कैसे आ सकती है? क्या इसका बेटा इसको मार सकता है क्या? तो हम जानते हैं आजकल भी ऐसा ही होता है। कोई भी बेटा, जैसे आपने पढ़ा हो किसी अखबार में, अभी 4 दिन पहले एक अखबार में आया था, एक व्याख्याता पिता थे, फर्स्ट ग्रेड पिता, जिसके 2 बेटे थे। छोटे वाले बेटे ने और उसकी बहू ने पिता को घर पे बुलाया और कहा पिताजी घर पे आओ, कि आपका पोता बीमार है, उसको मिलो। पिताजी घर पे जाते हैं और पिताजी को बंद करके कमरे में वो छोटा वाला बेटा और बहुत जोर से पीटते हैं, और इसी बात के लिए पीटते हैं कि आपको मार करके आपकी नौकरी हम ले लेंगे। के पीटते हैं, आज आपको मारेंगे ना आपकी नौकरी हम ले लेंगे। पिता वहां से भागना चाहता है, भागे कैसे? कार में बिठा करके पकड़ करके गला दबा के मारना चाहते हैं। बड़े वाले के बेटे को जैसे ही पता चला कि यार ये छोटा वाला मार रहा पिता को, पीछे दौड़े और लगभग 200 मीटर तक जा करके कैसे कोशिश करके पता नहीं उस बड़े वाले बेटे ने और लोगों ने उस पिता को बचाया। लेकिन तब तक पिटाई बहुत अच्छी हो गई थी। पहले के समय में भी ऐसे होता था, आज भी वर्तमान में ऐसा होता है। कभी भी किसी भी बेटे के मन में भी पिता के प्रति पाप आ जाता है कि मैं आपकी नौकरी प्राप्त कर लूं, गद्दी प्राप्त कर लूं। इसी अर्नोराज का बेटा था जगदेव। ये जगदेव राज प्राप्त करने के चक्कर में अपने पिता अर्नोराज को एक दिन मार ही देता है। तो चौहानों का वो पहला राजा जिसने अपने पिता की हत्या की, कौन था भाई? जगदेव। और पिता को मारने वाले को बोलते हैं पितृहंता। कभी और क्वेश्चन पूछे आपको कि चौहानों का प्रथम पितृहंता कौन था? जगदेव। याद रखना है ना, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न था कि कौन सा चौहान राजा शासक बनने के लिए अपने पिता की हत्या करता है? तो ये अर्नोराज की हत्या करता था। कौन था हत्या करने वाला? कौन था? तो जगदेव। जगदेव ने किसकी हत्या की? तो अर्नोराज की। अगला क्वेश्चन, अजमेर के पास स्थित पुष्कर में वराह मंदिर किसने बनाया? मैंने पिछले प्रश्न में बताया था, वराह बोलो या आदि वराह बोलो एक ही बात है। वराह मंदिर बोलो या फिर इसी प्रश्न को बोलते हैं आदि वराह। वराह मंदिर या आदि वराह मंदिर किसने बनाया था पुष्कर में? सीधा सा आंसर है अर्नोराज। अर्नोराज अच्छा धार्मिक राजा था। ने क्या क्या काम किए पिछले प्रश्न में किए अपन ने? आदि वराह वराह मंदिर इसी ने बनाया था। अगला क्वेश्चन है कटिबंधु, कवि बांधव। कभी कभी आता है कवि बंधु, तीनों बातें एक ही है। कटी बांधव, कवि बंधु या कवि बांधव के नाम से किस राजा को जाना जाता है? ये प्रश्न इससे जो पिछली सी जो रीड हुई थी उसमें भी एक बार ये आया था। रीड में कवि बंधु के नाम से कौन सा चौहान राजा था? धारावर्ष, टिगरेराज चतुर्थ, कुंभा, सांगा। देखो प्रश्न क्या कह रहा है, ऑप्शन खतरनाक है। कुंभा, कुंभा को तो मेवाड़ का राजा बोलते हैं। कुंभा की उपाधि आपको याद होगी, सांगा की याद होगी। और हम पढ़ रहे हैं चौहानों के इतिहास के प्रश्न, इसका मतलब हम समझ सकते कुंभा हो सकता नहीं, सांगा हो सकते नहीं, धारावर्ष का संबंध अपने है नहीं। तो कवि बंधु के नाम से कौन सा चौहान राजा था? तो विग्रहराज चतुर्थ। और विग्रहराज चतुर्थ का ही दूसरा नाम था बिसलदेव चौहान। विग्रहराज चतुर्थ का ही दूसरा नाम था बिसलदेव चौहान। कवि बांधव या कटिबंधु के नाम से कौन सा चौहान राजा जाना जाता था? तो विग्रहराज चतुर्थ या बिसलदेव चौहान। अब इसने कौन कौन से काम किए आपको पता होगा। इसने बिसलपुर बांध बनाया। किसी राजा ने अजमेर में एक संस्कृत पाठशाला खोली थी। संस्कृत पाठशाला खोलने वाला, संस्कृत स्कूल में खोलने वाला व्यक्ति बिसलदेव चौहान ही था। उस संस्कृत पाठशाला का नाम था सरस्वती कंठाभरण। उस स्कूल का नाम इसने रखा था सरस्वती कंठाभरण। अजमेर के जितने भी चौहान राजा हुए सबसे अच्छा काम करने वाला ये व्यक्ति था। इसी राजा ने अजमेर में 11 के दिन, एकादशी के दिन पशु बलि पर भी रोक लगवाई थी।
इसने कहा भाई मेरे राज्य में 11 के दिन पशु की बलि नहीं होनी चाहिए, कोई भी व्यक्ति अजमेर में पशुओं की बलि नहीं देगा, चाहे हिंदू हो मुस्लिम हो कोई बात नहीं, लेकिन एकादशी के दिन मेरे राज्य में पशु की बलि नहीं होनी चाहिए। ये वही राजा है, धार्मिक राजा। संस्कृत पाठशाला खोलता है बच्चों के लिए, अगर कोई व्यक्ति पाठशाला खोले संस्कृत में और उसका नाम रखा था सरस्वती कंठाभरण, धार्मिक राजा। लेकिन आपको पता होगा इसी संस्कृत पाठशाला खोलने वाले व्यक्ति के इस संस्कृत पाठशाला को तोड़ने एक दिन आया था कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक, और उसने संस्कृत पाठशाला को तोड़ करके वहां क्या बना दिया, 2.5 दिन का झोपड़ा। ये 2.5 दिन का झोपड़ा किसने बनवाया, कुतुबुद्दीन ऐबक ने। संस्कृत पाठशाला किसने बनाई थी, विग्रहराज चतुर्थ ने। तो प्रश्न आया है कवि बांधव के नाम से कौन सा राजा जाना जाता है, तो हमारा आंसर क्या होगा, कवि बांधव के नाम से कौन सा राजा जाना जाएगा, तो कवि बंधु कौन था, खुद विग्रहराज चौहान। इसका मतलब जब ये कवि बंधु था, इसका मतलब अपने आप में जब ये राजा कवि है तो इसने कोई ना कोई नाटक भी लिखा है। ये राजा इस कवि बंधु था, इसने एक नाटक लिखा जिसका नाम होगा हरि केली। क्वेश्चन आएगा कि वो कौन सा राजा तो अपने आप में कवि बंधु या कटि बंधु के नाम से जाना जाता था, तो उसने एक नाटक लिखा जिसका नाम है हरि केली। कौन था, तो विग्रहराज चतुर्थ। अगला प्रश्न, ललित विग्रहराज के रचयिता सोमदेव किस चौहान राजा के दरबार में थे। सोमदेव, हम अगर पढ़ते हैं विग्रहराज चतुर्थ या बिसल देव को, विग्रहराज चतुर्थ अपने आप में कवि था। विग्रहराज चतुर्थ ने एक नाटक लिखा जिसका नाम था हरि केली। कभी कोई भी प्रश्न पूछा कि भाई हरि केली है क्या चीज है, नाटक है, विग्रहराज चतुर्थ ने लिखा। इस विग्रहराज चतुर्थ अपने आप में कवि है। जब ये कवि है तो इसके दरबार में भी क्या थे, लोग कवि थे। खुद कवि, खुद के दरबार में कवि। जो व्यक्ति जैसा होता है उसके दोस्त भी वैसे होते हैं, उसके साथी भी वैसे होते हैं। कवि के पास में कवि होंगे, पढ़ने वाले के पास में पढ़ने वाले होते हैं, खिलाड़ियों के पास में खिलाड़ी होते हैं, गप्पे मारने वाले के पास गप्पे मारने वाले होते हैं, बातें करने वाले बातें करने वाले रखेंगे, पीने वालों के साथ में पीने वाले होते हैं, खाने वालों के साथ में खाने वाले होते हैं, घूमने वालों के साथ घूमने वाले होते हैं। जो जैसा होता है वैसे ठालों के साथ में ठाले होंगे। जो व्यक्ति जैसा होगा उसके साथ में लगभग वैसे व्यक्ति मिलेंगे। ये राजा कवि था तो अपने दरबार में अच्छे अच्छे कवि रखता था। एक कवि का नाम था सोमदेव। सोमदेव, इसके राजा के इसके इसी राजा के विग्रहराज के दरबार में दूसरा कवि था नरपति नालह। नरपति नालह और सोमदेव किस राजा के दरबार के कवि थे, विग्रहराज चतुर्थ के। सोमदेव ने एक नाटक लिखा जिसका नाम है ललित विग्रहराज। नरपति नालह ने एक नाटक लिखा जिसका नाम है बिसल देव रासो। बिसल देव रासो किसने लिखा, नरपति नालह ने। नरपति नालह किस राजा के दरबार का कवि था, तो भी विग्रहराज के। ललित विग्रहराज किसने लिखा, सोमदेव ने। ये किसके दरबार में था, विग्रहराज के। प्रश्न क्या आया कि ललित विग्रहराज के रचयिता सोमदेव किस चौहान राजा के दरबार में थे। हमारा उत्तर बिना देखे कौन सा आएगा, सीधा पता है, हमने पढ़ रखा है, विग्रहराज चतुर्थिया बिशलदेव चौहान के दरबार का कवि था ये सोमदेव। इसके नाटक का नाम है ललित विग्रहराज। नरपति नाला ने कौन सा नाटक लिखा, कभी पूछे तो बिशलदेव रासो। देखो विद्यार्थियों, पढ़ोगे फिर क्वेश्चन करोगे, आपको क्वेश्चन बहुत अच्छी तरह से आएंगे। मैं आपको अभी पढ़ा नहीं रहा हूँ, ऐसा नहीं सोचे यार मैं फटाफट क्वेश्चन करा रहा हूँ, मैं समझा रहा हूँ। मैं उन्हीं विद्यार्थियों के लिए सफलता सिद्ध कराऊंगा जिन्होंने टॉपिक पढ़ रखे हैं, और फिर अगर ये क्वेश्चन करेंगे तो समझ में आएगा। कोई व्यक्ति अगर मेरे वीडियो खोल करके सीधा बैठ जाए और वो मैं सोचे कि मैं नोट्स लेकर बैठूं और मैं आप जो जो बोल रहे हो लिखूं, ठीक है क्वेश्चनों में से क्वेश्चन बैठेंगे, लेकिन ज़्यादा फायदा तभी होगा जब आप पहले से टॉपिक तैयार रखोगे। आप टॉपिक वाइज तैयारी करो और फिर इन क्वेश्चनों को सोल्व करो। सभी टॉपिक क्या आएंगे, हिंदी, मेंटल, शिक्षण, इंग्लिश, आपके टॉपिक यानी कि करंट जीके भी आपको दिया जाएगा। लेकिन मज़ा तभी आएगा जब आप पहले से तैयारी करो। तैयारी ही नहीं है, डायरेक्ट खोल के बैठ जाओ और फिर आप सोचोगे हमको उत्तर आ जाए, बिना ऐसे नहीं आ सकते। अगला क्वेश्चन देखो फटाफट। चौहान शासकों में से किस चौहान शासक बिशलदेव के नाम से जाना जाता है। चौहानों में से बिशलदेव कौन था, तो विग्रहराज तृतीय था क्या, या वासुदेव था। तो अब अगर जल्दबाजी कर दे और हमें इतना ही पढ़े कि विग्रहराज और आगे नहीं पढ़ा तृतीय था या विग्रहराज चतुर्थ था, एक प्रश्न गलत होने की संभावना भी रहती है। विग्रहराज तृतीय या विग्रहराज चतुर्थ, तो हमको पता है बिशलदेव चौहान जिस राजा को बोलते वो विग्रहराज तृतीय नहीं था, विग्रहराज चतुर्थ था। प्रश्न देने का कारण ही ये है कि व्यक्ति परीक्षा में इतना बोझ में होता है, उसको पता नहीं रहता मुझे क्या करना है। उसको लगता है कि यार बस इतना ही पढ़ता है, उसको
भले ही वो पढ़ भी लेता है विग्रहराज तृतीय, लेकिन उसको लगता है चतुर्थी है, ज्यादा जानकारी रखता नहीं, फटाक से उत्तर कर लेता है। बाद में जब घर आता है, क्वेश्चन मिला था, उसको लगता है अरे यार ये गलती कर दी यार, ये तो हमको आता था कि बिसल देव चौहान तो विग्रहराज चतुर्थ को बोलते हैं, और उसने विग्रहराज पढ़ लिया, आगे पढ़ा ही नहीं और उत्तर पढ़ दिया। हमारा उत्तर सही होगा विग्रहराज चतुर्थ। इस क्वेश्चन को देने का यही मकसद था, कभी कभी विग्रहराज उत्तर आता हुआ क्वेश्चन भी हमारे गलत ना हो जाए। अगला क्वेश्चन, नाटक ललित विग्रहराज की रचना किसने की? हमने पिछला प्रश्न देखा, हमको उत्तर आ सकता है, देख सकते हैं कि हेमचंद्र सूरी, राजशेखर द्वारा, सौमेंद्र द्वारा, चंद्रप्रदीप द्वारा। अब इन सब में से हमने पढ़ा है ललित विग्रहराज की रचना करने वाला कवि था जिसका नाम था सोमदेव। इसमें सोमदेव आए ही नहीं, अब सोमदेव नहीं आए, दिमाग लगाओ, सोमदेव है ही नहीं और उत्तर इसी में से करना, तो फिर वही उत्तर सोमदेव को क्या बोला इन्होंने? सोमेंद्र द्वारा। सोमदेव को किस नाम से बोल दिया? तो सोमेंद्र, सीधा सा आंसर। ठीक हो अगला, विग्रहराज चतुर्थ की साहित्यिक रचना हरि के लिए है क्या चीज है? बहुत अच्छा प्रश्न है। हम सब उत्तर नहीं दे सकते, हम पढ़ सकते हैं, हमको अच्छा पढ़ने आता है। सिलेक्शन उन विद्यार्थियों का जल्दी होता है जिनको उत्तर भी देने आता है। पढ़ते हैं सब हैं लेकिन उत्तर देने आता नहीं। सबने पढ़ रखा है कि हरि के लिए, विग्रहराज चौहान या बिसल देव चौहान जो अपने आप में कवि बंधु था, कटि बंधु था, और उसने एक नाटक लिखा। उस नाटक का नाम क्या था? हरि के लिए। हम ऐसा बोल भी रहे हैं उसने एक नाटक लिखा हरि के लिए, लेकिन उसको यूं भी नहीं पता क्या हो रहा है। और प्रश्न आ गया हरि के लिए क्या है? भजन संग्रह है, नाटक है, कविता है या धार्मिक ग्रंथ है? और अगर थोड़ा सा दिमाग नहीं लगाया तो हमको ऐसे लगेगा यह धार्मिक ग्रंथ है, ऐसा ही लगता है, पर धर्म से संबंधित की बात नहीं कह रहा है। हरि के लिए क्या था? एक नाटक था, ड्रामा है, एक नाटक है। हरि के लिए संस्कृत नाटक की रचना किसने की है? उल्टा गया, कभी ये प्रश्न पूछ सकता है हरि के लिए नाटक कौन सी भाषा में? संस्कृत है। पहले के जो नाटक लिखे जाते थे हमारे ऊपर संस्कृत संस्कृत का प्रभाव ज्यादा था, संस्कृत भाषा में लिखे गए नाटक है। किसने लिखा? पिछले प्रश्न को उल्टा घुमा दिया। किसने लिखा? अर्णोराज। क्या अर्णोराज ऐसे छप गया? अर्णोराज। हरि के लिए नाटक किसने लिखा? अर्णोराज। अजय राज, दुर्लभ राज या विग्रहराज चतुर्थ? तो हमको पता है विग्रहराज चतुर्थ या बिसल देव चौहान। विद्यार्थियों, एसएस अचीवर्स यूट्यूब चैनल आपके लिए हो सकता है रामबाण सिद्ध हो सकता है 30 जून तक। आपको जैसे ही ये प्रश्न करवाए जाएंगे उसके बाद हो सकता है एक्स्ट्रा वीडियो भी हम आपको कुछ क्लासों के दें। छोटे छोटे टॉपिक निःशुल्क है, किसी प्रकार का कोई शुल्क नहीं है। हमारे विद्यार्थी अधिक से अधिक फायदा उठाए, सिलेक्शन हो। और मेरे जो टच में विद्यार्थी बहुत से सिलेक्शन में सफलता प्राप्त करते हैं, लेकिन पहली बार मैं चाहता हूँ यूट्यूब के माध्यम से अधिक क्वेश्चन सॉल्व करें। मैं कम समय लेकर के आपको ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्न कराऊंगा। चलो अगला क्वेश्चन देखो। किस चाहमान, देखो चौहान को हम चाहमान भी बोलते, जब अपन पूरी डिटेल से जब क्लासे पढ़ते हैं उसमें सब चीज़ें आती है आपके सामने। चाहमान बोलो, चौहान बोलो। शासक ने 12वीं शताब्दी में बिसलपुर की स्थापना की। बिसलपुर जो नगर है टोंक में, वो बिसलपुर नगर किसने बसाया था? बिसलपुर बांध भी बनाया था उस राजा ने बनास नदी पर। तो बिसलपुर की स्थापना करने वाला व्यक्ति कौन था? उदय सिंह द्वितीय, राणा सांगा। ये राणा सांगा मेवाड़ के है, कोई लेना देना नहीं इनका। राणा हम्मीर सिंह भी मेवाड़ के। ये राणा राणा जो लगाते मेवाड़ वाले, राणा महाराणा मेवाड़ के राजाओं के आगे लगता है। यहाँ पर चौहान की बात कर रहा है। राणा राणा तो गुहिल ने ये सिसोदिया थे, तो हमारे को ये दो उत्तर गलत है। उदय सिंह द्वितीय का संबंध अजमेर से रहा नहीं है। तो फिर किस चौहान शासक ने बिसलपुर बांध बनाया था, बिसलपुर की स्थापना की थी? तो वही एक ही राजा है इंपोर्टेंट, जिसका क्या नाम है? विग्रहराज चतुर्थ। विग्रहराज चतुर्थ ने बहुत अच्छे काम किए थे। बिसलपुर बांध बनाया था बनास नदी पर, जिसके द्वारा जयपुर को पानी मिलता है, आसपास के बहुत से जिले को पानी मिलता है। और राजस्थान की सबसे बड़ी परियोजना है बिसलपुर जल परियोजना, जो है राजस्थान की सबसे बड़ी पेयजल परियोजना में आती। देखो अगला क्वेश्चन। विख्यात स्मारक ढाई दिन का जोपड़ा या तत्कालीन, जिसको संस्कृत महाविद्यालय का निर्माण किसके द्वारा किया गया? जिसको अपन आज 2.5 दिन का जोपड़ा बोलते हैं, फर्स्ट में वो संस्कृत कॉलेज था, संस्कृत महाविद्यालय था, संस्कृत पाठशाला थी। ये किसने बनाई थी? अब प्रश्न आ जाए, देखो एक ऑप्शन एक और देना चाहिए था। हो सकता है इसमें से इसको काट करके मुझे यहाँ पर कुतुबुद्दीन ऐबक लिख देना था। कुतुबुद्दीन ऐबक लिखने से ये ज्यादा फर्क पड़ेगा, हमको एक कंफ्यूजन होगा। जिसने नहीं पढ़ा उसके लिए सब राइट है, लेकिन जिसने पढ़ रखा उसको दो ऑप्शन में से एक देना, आप क्या दे? जो पढ़ने वाला ही कंफ्यूज होता, नहीं पढ़ने वालों को क्या है? नहीं पढ़ने वालों को तो उसको सब राइट है।
नहीं पढ़ने वाले की अगर माइनस मार्किंग नहीं है तो आप सी भरो, कुछ भी नहीं आवे तो आंख बंद करके सी, नहीं आवे सी, नहीं पढ़ने वाला सी। लेकिन पढ़ने वाला कंफ्यूजन होता है। देखो 2 जनों के पेपर फटाफट होते हैं, या तो नहीं पढ़ने वाला पेपर बहुत फास्ट करता है, या फिर पढ़ने वाला पेपर करेगा तो उसके टाइम से होगा। हम जानते हैं नहीं पढ़ने वाला हर कुछ भर सकता है, अब पढ़ने वाला थोड़ा कंफ्यूजन हो सकता है, और वो कंफ्यूजन होगा जिसने ज्यादा बार नहीं पढ़ा है या फैक्ट नहीं पढ़ा है। कंफ्यूजन कौन होता है, ऊपर बार ऊपर ऊपर से पढ़ लिया। अब प्रश्न आ गया कि 2.5 दिन का जोपड़ा या तत्कालीन संस्कृत महाविद्यालय किसने बनाया। अब जैसा पढ़ा पता है 2.5 दिन का जोपड़ा किसने बनाया था, कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनाया था। किसकी जगह पर बनाया 2.5 दिन का जोपड़ा, संस्कृत कॉलेज की जगह। इसके मतलब संस्कृत कॉलेज को उसने तुड़वाया, तुड़वा करके 2.5 दिन का जोपड़ा बनाया। तो प्रश्न क्या पूछा है कि संस्कृत महाविद्यालय का निर्माण किसने करवाया था, तो संस्कृत कॉलेज किसने करवाई थी, वहां पर विग्रहराज चतुर्थ ने करवाई थी। उसी को तोड़ करके कुतुबुद्दीन ने 2.5 दिन का जोपड़ा बनाया था। तो आंसर होगा विग्रहराज चतुर्थ। अगला क्वेश्चन, 2.5 दिन का जोपड़ा मूलतः था क्या। कि 2.5 दिन का जो जोपड़ा है अजमेर में वो पहले क्या था, मस्जिद थी क्या, संस्कृत कॉलेज था क्या, या दरगाह थी, या राजप्रासाद था, राजाओं का कोई मेल था, कि किसी राजा का मेल था, या 2.5 दिन का जोपड़ा क्या था। तो हम अगर इसका उत्तर देखें, हम पढ़ते पढ़ते आ रहे लगातार, 2.5 दिन का जोपड़ा जो संस्कृत पाठशाला थी, महाविद्यालय था, कॉलेज था, आंसर क्या होगा, संस्कृत कॉलेज। मैं नहीं चाहता ज्यादा आपका टाइम बिगाड़े, फास्ट क्वेश्चन कराएंगे। शुरुआत की थी पहली बार 21 प्रश्नों से इस टॉपिक की शुरुआत है। हाँ, अब अंत में एक महत्वपूर्ण सूचना, ये जो जितने भी मैं पेपर कराऊंगा, आप चाहो कि पेपर सर हमको उपलब्ध करा दो, आप हमारे एस अचीवर्स चैनल को सब्सक्राइब कर दें। हमारा एस अचीवर्स टेलीग्राम चैनल है, वहाँ से आपको ये पीडीएफ मिल जाएगी, वहाँ से आप इस पीडीएफ को प्राप्त करें। सभी पेपरों की पीडीएफ मिलेगी, मेंटल की भी मिलेगी, और जो बीच में कोई टेस्ट करवाया जाएगा उस टेस्ट पेपर की पूरी सीरीज आपको मिलेगी। विविध प्रकार के पिछले पुराने पेपर और अभी नए जो पेपर हम करवाएंगे वो भी आपको उपलब्ध हो जाएंगे। एसएस अचीवर्स, यहाँ से आपको टेलीग्राम की पूरी पीडीएफ टेलीग्राम से प्राप्त कर सकते हैं। इसके अलावा इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, दोस्तों को बताएं और सब्सक्राइब करें। प्रतिदिन लगभग अपन 9 बजे तैयार रहें। आज के बाद ज़्यादा से ज़्यादा क्लासें आपको भेजी जाएगी, सभी विषय की, और ज़्यादा क्वेश्चन करवाए जाएंगे। शुरुआत हमने 21 प्रश्नों से की, हो सकता है एक एक वीडियो में हम 40-40, 50-50 प्रश्न करेंगे, कम समय में करेंगे। धन्यवाद। वीडियो कैसा लगा आप कमेंट में जरूर बताएं। ओके।